वनपुर गांव जंगल के बगल में बसा एक हरा भरा गांव था। वहां के लोग जंगल से मिलने वाले फल, फूल, जड़ी बूटियां दूसरे गांव में जाकर उसे बेच अपना गुजर बसर करते थे। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। अरे सुनो, ये अनार कैसे दिए? दीदी 50 रुपए के 1 किलो। सीधे जंगल से लेकर आए हैं। हमारा जंगल हमारे लिए जीवन दाता है। वनपुर से हो क्या? हाँ दीदी, तुम लोग तो नसीब वाले हो जो इतने बढ़िया जंगल की कृपा तुम पर है। जी दीदी, वो तो है। एक काम करो, 20 रुपए के ये बेर भी बांध दो। लेकिन गांव का व्यापारी धनसुख लाल एक लालची किस्म का आदमी था। जंगल के पेड़ काट कर लकड़ियां बेचकर व्यापार करता और खूब पैसे कमाता। ये क्या, इतने कम? अरे इतने कम पैसों में तुम 50 किलो लकड़ियां लेकर जाओगे? धनसुख लाल जी, इस बार दे दीजिए, अगली बार पैसे दे दूंगा। मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ पर व्यापार करने बैठा हूँ, समाज सेवा नहीं। पैसे हो तो ले जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। धनसुख लाल के पेड़ कटाई से जंगल के पेड़ कम हो रहे थे। एक दिन नीलिमा अपने घर से सुबह सुबह जंगल की ओर गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? ये जंगल हवा में कैसे उड़ रहा है? हाय रे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे अभी जाकर सारे गांव वालों को ये बताना होगा। वनपुर गांव का जंगल हवा में उड़ता देखा तो नीलिमा ने दौड़कर जाते हुए पूरे गांव को बताया। उसकी बातें सुनकर युवा प्रधान अजय बोलने लगा, ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि जंगल हवा में उड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जरूर किसी भूत का चक्कर होगा। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने हमारे जंगल पर काला जादू कर दिया है। अरे अगर जंगल इस तरह से हवा में उड़ेगा तो हम कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? कैसे जाकर फल फूल तोड़ेंगे और उसे बेचेंगे? गांव वाले तो मर ही जाएंगे। अजय ने बीच में रोकते हुए कहा, नीलिमा दीदी, आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्या है ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ना बाबा, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। सारे गांव वालों ने उड़ते हुए जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन अजय एक बहादुर और पढ़ा लिखा लड़का था जो कि भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। अरे लेकिन जाओगे कैसे? जंगल तो हवा में उड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अजय और गांव वालों ने एक बड़ी सीढ़ी बनवाई और उसे जमीन से जंगल पर टिकाया। अजय ऊपर चढ़कर जंगल में पहुंचा तो हवाएं जोर से चलने लगी। अरे आज जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है, कितनी जोर की हवाएं चल रही हैं। अजय कुछ और कदम आगे बढ़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तुम्हारा नाम अजय है ना? जी माई, मैं वनपुर गांव का प्रधान हूँ। हाँ, वनपुर गांव के लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। जी माई, बस अपना काम कर रहा हूँ। वनपुर गांव के लोग इस जंगल को काफी पूछते हैं ना। इस गांव के लोगों का गुजर बसर चलता है। लेकिन माई, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बस बेटा समझ लो कि अब ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की हूँ। मेरे परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस उम्र में काम कहाँ से करती, तो इसी जंगल में रहने लगी। यहीं खाना मिल जाता है, यहीं पास में मेरी कुटिया है, वहीं पर रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे ही गांव का धनसुख लाल, जो कि लकड़ियों का व्यापार करता है, वो तो इस जंगल को तबाह कर रहा है। वो तो है माई, अपने लकड़ियों के व्यापार के लिए वो पेड़ काट रहा है, लेकिन नए पौधों को लगा ही नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उसे कई बार समझाया है। कुदरत का सारा संतुलन खराब हो रहा है। सही कह रही हो माई, जंगल खत्म होगा तो गांव वाले भी नहीं बचेंगे। तुम लोगों को उस धनसुख लाल को रोकना होगा, नहीं तो ये जंगल इसी तरह हवा में उड़ता रहेगा और गांव वाले बिना जंगल के तड़पते रहेंगे। माई,
गांव का प्रधान होने के नाते मैं इस मसले को जरूर सुलझाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए माई, हमारा गांव आपको संभालेगा। नहीं बेटा, तुम जाओ, बस मेरे लिए इतना करो कि उस धनसुखलाल को समझाओ, नहीं तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। अजय ने जब गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले सीधा धनसुखलाल के घर पहुंचे, लेकिन धनसुखलाल ने नकारते हुए कहा, अरे भाई, अगर मैं अपना काम धंधा बंद कर दूं तो फिर पैसे कैसे कमाऊं? क्या भिखारी बन जाऊं? अरे भाई, काम धंधा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि तुम पेड़ों की कटाई कम कर दो और इसके साथ कोई दूसरा काम शुरू कर दो। जितने पेड़ काटो उसके 2 गुने पौधे जंगल में लगा दिया करो। देखिए धनसुखलाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गांव नहीं बचेगा। आप समझिए, नया काम शुरू करने में मैं आपका साथ दूंगा। हम जंगल में जो जड़ी बूटियां और कंदमूल हैं उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटियों और कंदमूल से औषधियां बनेंगी, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अजय के समझाने पर धनसुखलाल के पल्ले ये बात पड़ी तो धनसुखलाल इसके लिए तैयार हो गया। जब अजय फिर से जंगल गया तो उसे वो बूढ़ी औरत मिली। ये जानकर खुशी हुई कि धनसुखलाल पेड़ों की कटाई कम करके नए पौधे लगाएगा। मुझे लगता है अब जंगल को फिर से सामान्य होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन जंगल जब सामान्य हुआ तो गांव के लोग जंगल में इकट्ठा हुए। अरे धनसुखलाल, जंगल तो सामान्य हो गया। आप और अजय मिलकर अब अपना काम कर सकते हैं। अरे हाँ, ये लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो फिर से अपना काम करना है। 2 दिन से एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई है। अरे नीलिमा दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? धनसुखलाल और अजय साथ मिलकर जंगल की औषधि, जड़ी बूटी और कंदमूल शहर में एक औषधि कंपनी को बेचते थे। पैसे देते हुए अजय ने कहा, धनसुखलाल, मैंने कहा था ना कि आपकी अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाई, जरा देखो तो, ये काम इतना अच्छा चल पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। धनसुखलाल, जंगल की कद्र करो। आप एक काम कीजिए, ये जो लकड़ियों का व्यापार है ना, इसे भी बंद कर दीजिए। जितना हम जंगल को बचाएंगे उतना ही जंगल हमें बचाएगा। हाँ हाँ हाँ, सोचूंगा इस बारे में। धनसुखलाल का खास आदमी भीमा कंदमूल के लिए जमीन खोद रहा था तो उसे एक मटकी मिली जिसमें खजाना था। भीमा मटकी लेकर धनसुखलाल और अजय के पास आया। जब वो दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे, मालिक, मालिक, ये देखो क्या है, खजाना मिला है खुदाई करने के दौरान। अरे वाह, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के, मैं तो इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। धनसुखलाल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये धन हमें जंगल से मिला है, इस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। इससे हम जंगल में और ज्यादा पौधे लगाएंगे, गांव की सड़कें, अस्पताल, स्कूल और साफ पीने का पानी, इन सब की व्यवस्था करेंगे। मतलब तुम इसे अपने घर ले जाकर इसमें से कुछ खजाना अपने लिए निकाल लोगे, है ना? धनसुखलाल जी, ये धन ना मेरे घर जाएगा और ना ही आपके। ये जंगल की अमानत है, इसे यहीं रहने देते हैं। अजय की बात सुनकर लालची धनसुखलाल तब तो चुप रहा, लेकिन अपने घर आने के बाद भीमा से कहने लगा, भीमा, उस मटके के खजाने का विचार अभी भी मेरे जहन में चल रहा है। क्या करूं? करना क्या है मालिक, आज रात ही जाकर उस मटकी को चोरी कर लीजिए। कह देंगे कि चोर ने चोरी की है। किसकी हिम्मत होगी आप पर उंगली उठाने की? उस मटकी को मैं ले लूंगा। आज रात ही वो मटका मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। चांदनी रात में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। धनसुखलाल ने मटकी के पास आकर मटकी में हाथ डाला तो एक सांप ने धनसुखलाल को डस लिया। धनसुखलाल की चीख से पूरे जंगल की शांति भंग हो गई। जंगल फिर से पहले जैसा हवा में उड़ने लगा। ये देखकर अजय जब जंगल में आया तो उसके सामने वो बूढ़ी औरत थी। धनसुखलाल मरा पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये क्या हुआ?
धनसुखलाल को क्या हो गया? वो मर चुका है। उसने इस मटकी का खजाना चुराने की कोशिश की तो सांप ने उसे डस लिया। धनसुखलाल अपने लालच से जीत ना सका। अपने लालच की वजह से उसकी ये हालत हो गई। लेकिन माई, आपको ये सब कैसे पता? ये कहते ही वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। अजय, मैं वन देवी हूँ। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने ही ये जंगल को उड़ाकर गांव से दूर किया है। धनसुखलाल जैसे लोगों की वजह से आज जंगल खतरे में है। तुमसे जिस दिन मुलाकात हुई तो लगा कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जरूर इस जंगल को बचाएगा, लेकिन धनसुखलाल जैसा लालची आदमी इस कार्य में बाधा था, इसलिए उसे मरना ही था। वन देवी की बातें सुनकर अजय को धनसुखलाल की गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। हे देवी माँ, माना कि धनसुखलाल एक लालची व्यापारी है और उसने गलती भी की है, लेकिन देवी माँ, इसमें उसकी बीवी बच्चों का क्या कसूर है? इसके बिना उनका क्या होगा? आप अपनी कृपा करके इसे फिर से जीवित कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ये अब इस जंगल से दूर ही रहेगा। अगर इसने ऐसा करने से मना कर दिया तो गांव वालों की मदद से मैं इसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे जीवित कर दीजिए। वाह अजय, तुम एक अच्छे प्रधान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मैं इसे अभी जिंदा करती हूँ, लेकिन इसे तुम समझा देना कि जंगल की कटाई ना करे। जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वन देवी के हाथ से निकले प्रकाश किरण से धनसुखलाल फिर से जिंदा हो गया। देवी गायब हो गई। जंगल सामान्य हो गया। उसे जब अजय ने सारा किस्सा बताया तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। अजय, मैं आज से ही जंगल कटाई का काम बंद कर दूंगा और जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा। धनसुखलाल, ऐसा ही करना होगा, तभी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी दुनिया दे पाएंगे। हमें अपने लालच को छोड़कर इंसानियत के लिए जीना होगा। कर्नाटका के गांव कुरांगिनी में कुछ आदिवासी रहते थे जो हमेशा अपने पितृदेव यानी अपने कुल देवता की सेवा करते थे। उनका मन था कि कुल देवता की पूजा अर्चना करके ही उनका जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुकून से गुजरेगा। उनके घर भी हवा में झूलते हुए बने थे। वो चाहते थे कि गैर समाज का व्यक्ति उनके पास ना आए और ना ही वो किसी के पास जाना चाहते थे। हमेशा से खेतों से चावल और दाल और कई सारे फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते। उसी वक्त कुरांगिनी के पास वाले गांव में कुछ बच्चे कैंपिंग करने गए थे। चंदू, मंगलू और कविता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हॉलिडे पर आई हूँ। सच कहा, यहाँ हम कुछ दिनों तक कैंप करेंगे और आसपास की चीजें भी ढूंढ निकालेंगे। मजा आएगा। हाँ, और सुबह होते ही हम आसपास के गांव घूमने जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। कुरांगिनी गांव के पास के कैंपिंग स्पॉट पर तीनों दोस्त आराम करने लगते हैं। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि सारे घूमने जाएंगे कुरांगिनी की तरफ। कुरांगिनी के पास जाते ही कविता ने झूलता हुआ घर देखा और कहा, अरे वाह, ये देखो झूलता हुआ घर। लगता है यहाँ के लोगों को झूला झूलने का बहुत शौक है, इसलिए ऊपर वहाँ पेड़ पर ही घर बना लिया है। कितने गजब की खूबसूरती। पूरा गांव हरा भरा है, ताजी हवा, सुंदरता में तो ये सब देखकर खुश हो रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या क्या देखने मिलेगा। लेकिन पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है हमारे साथ। ओफो, तुम तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते रहते हो। अब चुप भी करो और यहाँ का नजारा देखो। कुरांगिनी गांव के आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, जो दिखने में डरावने और खूंखार लग रहे थे। इन्हें देखते ही तीनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कौन है आप लोग और हमसे क्या चाहते हैं? अरे, हमेशा शहरी लोगों को हम यहाँ आने से रोकते हैं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, हमारे गांव के आसपास भी नजर मत आना, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझते। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा हिसाब हमारे गांव के देवता करेंगे।
ले चलो इन्हें। आज हमारी देवी ही बताएंगी कि इनका क्या करना है। अगर तुम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या करना होगा? हमें सारी शर्तें मंजूर है। तुम्हें हमारे गांव की सभ्यता और परंपरा में रहना होगा। प्रकृति की सेवा में अपना मन, धन सब त्यागना होगा। इतना कहकर प्रकृति की देवी वहां से चली जाती है। तुमने सुना? जैसे हमारी देवी ने कहा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो हमारी देवी नाराज हो जाएगी। अब से तुम कुरांगिनी के निवासी हो। तुम्हें हमारे नियम और कायदे चलाने होंगे और हमारी देवी को खुश करना होगा। क्या आप हमें समझाएंगे कि हमें करना क्या है? हंसते हंसते हमारे रास्ते बंद हो गए और अब ये नया तमाशा आ गया है। जल्दी बताओ हमें क्या करना है। मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हूँ। जैसा हमारी देवी ने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। हमारे तौर तरीके तुम्हें अपनाने होंगे। सारी शहरी चीजें तुम्हें फेंकनी होगी। कविता, मंगलू और शैलेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उन्हें उनके तौर तरीके आजमाने ही पड़ते हैं। हमने तुम्हारी सारी व्यवस्था झूलते हुए घर में कर दी है। आज से तुम वहीं रहोगे और हमारा जीवन व्यतीत करोगे। यही सीख और सजा है तुम्हारी। ये रहे तुम्हारे कपड़े। छोड़ दो हमें, घर जाना है हमें जाने दो। अरे चिल्लाना बंद करो और इन्हें देखो। तुम्हें लगता है हमें जाने देंगे यहाँ से? हमें यही इनकी बातें माननी होगी, तब जाकर कुछ होगा। मैंने पहले ही कहा था कि हमें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें समझ आने लगा था कि प्रकृति सबसे बढ़कर है। ये रहा तुम्हारा भोजन। इसे खाकर हमारे साथ खेत में काम करने चलो। ये क्या है? मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। मंगलू, इसे खाकर तो देखो। चुपचाप खाकर हमारे साथ चलो। जैसे ही उन्होंने कुरांगिनी गांव का खाना खाया, वाह यार, ये कितना स्वादिष्ट है। अगर हमें ये खाना हर रोज मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहूंगी। बिना मिलावट के खाने की बात ही कुछ और है। सच कहा तुम दोनों ने। हमें यहाँ कुछ दिन बिताने हैं। इससे हमें एक अच्छी सीख और अच्छी समझ के साथ जाएंगे। तीनों ही कुरांगिनी गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं। उनके साथ खेतों में जाकर खेती, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना और कई सारे गांव की परंपरा में भाग लेते हैं। पूरे 1 महीने तक वो कुरांगिनी गांव वालों के साथ रहते हैं। उनके तौर तरीके सीखने के बाद मुखिया कहता है, हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है। इस मेले में कई सारे व्यंजन और कई सारे कारनामे होते हैं। इस मेले में हम आ सकते हैं क्या? अब तो हम भी कुरांगिनी के निवासी हैं। क्यों नहीं? अब तुम हम में से ही एक हो। तुम यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन तीनों मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कविता के माँ बाप कविता को ढूंढते हुए आ जाते हैं। कविता की माँ रोने लगती है। कहाँ थी मेरी बच्ची? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इन लफंगों के साथ हमें पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। कुरांगिनी गांव के लोग कविता के पिता की बात सुनकर डर जाते हैं। तब कविता कहती है, लेकिन पिताजी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मुखिया जी ने अपना कर्तव्य निभाया और हमें एक बहुत अच्छी सीख दी जो कोई स्कूल या कॉलेज हमें नहीं दे पाता। इस गांव में आने के बाद हमने हमारी प्रकृति के बारे में जानने का बड़ा अवसर प्राप्त किया। हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बढ़कर भी कुछ चीज है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कुरांगिनी गांव और यहाँ के लोगों का जो हमें यहाँ आने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद मुखिया कहते हैं, देखा हमारे साथ रहने का नतीजा। मुझे गर्व है तुम तीनों पर। हमें तुम्हें यही सिखाना था। मुझे तो तुम तीनों पर नाज है। प्रकृति देवी की शर्त पूरी होती है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हो। कविता, मंगलू और शैलेश वहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। हम आप सब से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगे और शहर जाकर लोगों को प्रकृति के बारे में सतर्क करेंगे। शहीनपुर नाम का गांव था जहां पर एक राजनाथ का बेटा
अखिल अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था। राजनाथ और उसकी पत्नी शिल्पा उसके आने से बहुत खुश थे। अखिल जैसे ही घर में आता है, उसकी माँ के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। आ गया मेरा बेटा, तू तो डॉक्टर बन गया रे। राजनाथ इससे पहले कभी इतने खुश नहीं दिखे थे। वे अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, तूने मेरा नाम पूरे गांव में रोशन कर दिया। काश तेरे दादाजी यहाँ होते, तुझे देखकर उनका सीना चौड़ा हो जाता। पिताजी, ये सब आपकी देन है और दादाजी ही थे जिनके कारण मैं डॉक्टर बन सका। अखिल की माता शिल्पा उससे पूछती हैं, बेटा अब शहर कब लौटने वाला है? हाँ बेटा, मेरे मन में भी यही सवाल था। शहर में तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, किसी भी अस्पताल में नौकरी कर ले। वो माँ, पिताजी। क्या हो गया बेटा, चुप क्यों हो गया? कोई बात है? माँ, पिताजी, मैं शहर वापस नहीं जाने वाला। मैं अब गांव में ही रहकर लोगों का इलाज करूंगा। बेटा तू ये क्या कह रहा है? तुझे पता है ना, जमींदार प्रदीप किसी को भी इस गांव में दवाखाना खोलने नहीं देता। जानता हूँ माँ, जानता हूँ। जिस वजह से मेरे दादाजी की जान गई, उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अखिल अपने अतीत में झांकता है, वो अतीत जिसने उसे बचपन में बड़ी चोट पहुंचाई। बात तब की है जब अखिल सिर्फ 9 साल का था। उसके दादाजी हमेशा उसे गांव में घुमाया करते थे। उसके दादाजी काम से रिटायर थे। एक दिन ऐसे ही जब वो अखिल को गांव में घुमा रहे थे, तो अखिल उनसे कहता है, दादाजी दादाजी, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? जब तू बड़ा हो जाएगा तो एक अच्छा इंसान बनना। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम वही है बेटा, निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करना। कभी किसी का दिल मत तोड़ना। अगर 2 तरफा तकलीफ की बात हो तो सारी तकलीफ खुद पर ले लेना। दादाजी, इसका क्या मतलब हुआ? समझाता हूँ। जब कभी ऐसा हो जिससे तुम सामने वाले को कुछ देकर उसकी मदद कर सको, मगर उसमें तकलीफ तुम्हें उठानी पड़े, तो बिना झिझक वो तकलीफ खुद पर ले लेना। यही एक खासियत है जो एक इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। दादाजी और अखिल बात कर ही रहे थे कि तभी दादाजी की सांस उखड़ने लगती है। दादाजी दादाजी, आपको क्या हुआ? अखिल भागकर घर जाता है। उसके पिताजी खेत से घर लौट रहे थे। पापा, दादाजी जोर जोर से सांस ले रहे हैं और सांस लेते लेते नीचे गिर गए। क्या? ये सुनकर राजनाथ भागकर अपने पिता के पास जाते हैं। पिता के पास जाकर वो देखते हैं कि उनकी हालत गंभीर है। वो मदद की पुकार लगाते हैं। मदद, मदद, कोई मेरी मदद करो। मदद की पुकार सुनकर वहाँ से एक आदमी राजनाथ के पास आता है और कहता है, मैं इन्हें उठाने में मदद करता हूँ। मेरे पास एक हाथ गाड़ी है। इन्हें हम गांव के किनारे बने अस्पताल ले चलते हैं। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। मगर अस्पताल तो बहुत दूर है यहाँ से। मगर ले जाना तो पड़ेगा ही ना भाई साहब। चलिए, जल्दी चलिए। राजनाथ और वो आदमी अखिल के दादा को जमींदार के अस्पताल प्रदीप हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मगर जैसे ही वे चौखट पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जमींदार अस्पताल के दरवाजे पर ही खड़ा था। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो इन्हें लेकर? इन्हें देखकर तो लग रहा है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। जमींदार जी, मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मगर 3 लाख रुपए लगेंगे। आप इन्हें भर्ती कर लीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, अंदर ले जाओ और ध्यान रहे, अपने गंदे हाथों से किसी दीवार को हाथ मत लगाना और अपने पिता को इस हाथ गाड़ी में ही सुलाना। जैसे ही राजनाथ अपने पिता को अस्पताल के अंदर ले जाता है, वैसे ही वो दम तोड़ देते हैं और उनका निधन हो जाता है। ये बात उस 9 साल के बच्चे के मन में बुरी तरीके से बैठ जाती है। बेटा, उस बात को गुजरे कितने वर्ष हो चुके हैं। भूल जा ये सब और अपने भविष्य को सुधार। जो कुछ हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। तू भी बच्चा था। तू कर भी क्या सकता था उस समय? माँ, उस 9 साल के बच्चे यानी मैं, उस वक्त मुझ पर किसी ने दोष नहीं लगाया, मगर एक व्यक्ति ने मुझ पर दोष लगाया। मैंने, खुद ने। दादाजी बच सकते थे माँ, अगर अस्पताल गांव के पास होता तो।
अगर कोई ऐसा होता जो लोगों के बीच में रहकर उनकी मदद करता। माँ, पिताजी, मैं इसी गांव में रहकर अपनी एक छोटी सी क्लिनिक खोलूंगा। जो हमारे साथ हुआ वो आगे कभी किसी के साथ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। शिल्पा और राजनाथ अखिल को आगे कुछ नहीं कहते। अखिल अपने बचे हुए पैसों से एक क्लिनिक गांव में खोलता है। धीरे धीरे गांव के सब बीमार उसके पास ही अपना इलाज कराने लगते हैं। जमींदार अपने अस्पताल में लोगों से बहुत पैसे वसूलता था, खासकर गांव वालों से, क्योंकि उसे पता था उनके पास और कोई जगह नहीं है अपना इलाज कराने के लिए। मगर अखिल ने अब सब बदल दिया था। एक दिन ऐसे ही जब अखिल अपनी क्लिनिक बंद करके घर जा रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। ये वही आदमी है जो राजनाथ के पिता को अपने हाथ गाड़ी में अस्पताल ले गया था। वो अखिल के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बेटा, बहुत बड़े हो गए हो। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम आखिर डॉक्टर बन ही गए। मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं तुम्हारे दादा को बचा नहीं पाया। मगर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज तुम एक काबिल इंसान बनकर उभरे हो इस गांव में। मैं इतने सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन जब मैं तुम्हारे दादा को अस्पताल ले जा रहा था, उन्होंने आखिरी समय में मुझे एक चिट्ठी दी थी जिसमें एक कालीन की फैक्ट्री के बारे में लिखा था, जादुई कालीन के बारे में। बेटा, तुम्हारे दादा दूसरी दुनिया से आए थे। वो आदमी अखिल को वो कागज देता है और एक मंत्र पढ़ता है। त्रिकाल्य विमानार्थ कालीन जाग्रथा सिद्धे। मंत्र पढ़ते ही उसके छोटे से क्लिनिक के नीचे अब कालीन आ गया था। ये लो बेटा, अब इस छोटे से अस्पताल को तुम कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हो। मैंने अपना काम कर दिया बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं मर चुका हूँ। बस तुम्हारे दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने तुम्हारे पास आया था। खुश रहना, आबाद रहना और बढ़ते रहना। इतना कहकर वो आदमी गायब हो जाता है और अगले दिन अखिल की क्लिनिक एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाती है। ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कोई भी हमारे अस्पताल नहीं आ रहा है। इस कालीन अस्पताल का कुछ करना पड़ेगा गोलू। अब हम क्या कर सकते हैं जमींदार जी? अगर उस दिन उसके दादा की मदद कर दी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। चुप हो जा, मैं जल्दी ही कुछ करूंगा जिससे गांव वालों के होश उड़ जाएंगे। मैं उनके खान पान में मिलावट कर दूंगा, जरूरत पड़ी तो पानी में जहर घोल दूंगा। फिर देखता हूँ वो डॉक्टर अखिल कैसे लोगों को बचाता है। थोड़ा धीरज रखिए जमींदार जी, अगर चोट पहुंचानी है तो उसके दिल पर वार कीजिए। मतलब? उसका परिवार, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसके पिता राजनाथ और माँ शिल्पा को अपने घर बुलाइए। क्यों? बुलाइए तो सही, मुझ पर विश्वास रखिए। जमींदार अखिल की माँ और पिता को अपने घर में आमंत्रित करता है। ये सुनकर वे जमींदार के घर पहुँचते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपके बेटे ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। आपका बेटा आप पर बहुत ध्यान देता है। हाँ जमींदार जी। जमींदार राजनाथ से कहता है, राजनाथ, चल बता, तेरा बेटा कालीन पर अस्पताल कैसे उड़ा रहा है? आप दोनों का अपहरण हो चुका है। नहीं बताएंगे तो यहीं पर हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। शिल्पा उन्हें देखकर हंसने लगती है। आप लोगों को लगता है कि हम बूढ़े जो मौत के इतने करीब हैं, धमकियों से डर जाएंगे? जमींदार, तुम भी तो बूढ़े हो, तुम्हें अब किस बात का लालच है? इनके बाद सारी जायदाद मुझे मिलेगी। नहीं मिलेगी बेटा, तुम इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया में चले जाओगे जल्द ही। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? देखते जाओ। राजनाथ एक मंत्र पढ़ता है। त्रिकाल्य चिकित्सा सिद्धि प्रभावम कालीन उद्मनम स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही दो कालीन जमींदार के घर में घुस आते हैं और दोनों को अपने में लपेट लेते हैं और गायब हो जाते हैं।
ज्ञानपुर नाम का एक गांव था जहां एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था विद्यावती। वैसे तो उनके परिवार में कई लोग थे, पर सारे ही उनके नाम की जमीन और जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए उनकी बखूबी सेवा करते। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पैर 7 साल का टिंकू दबा रहा था और तब टिंकू बोला, दादी, मैं आपके पैर पिछले 1 हफ्ते से रोज दबा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे पास कितनी जमीन आएगी? भक्त शरारती, पूरा का पूरा घर मुझसे बस जमीन और मेरी पुश्तैनी जायदाद के लिए प्यार करता है, वरना कोई मुझे पूछे भी ना। टिंकू वहाँ से जल्दबाजी में भाग गया। विद्यावती अपने कमरे से बाहर बगीचे की ओर जाने लगी। तभी उनके सबसे छोटे बेटे वरुण ने कहा, कहाँ जा रही हो माँ? चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। आज आपका भोजन हमने बाहर तखत पे लगवा दिया है। ठंड का समय है, बाहर धूप में बैठकर भोजन ग्रहण कर लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मुझे ले चलो। वरुण अपनी माँ विद्यावती को प्यार से उनको तखत में बिठा देता है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। एक मेरा तू ही सबसे अच्छा बेटा है, जिसे कोई लालच नहीं है। तू मेरी कितनी सेवा करता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरा संसार अच्छा हो। मेरे पास आपका आशीर्वाद है माँ। मेरा संसार भगवान और आपकी असीम कृपा से बहुत अच्छा है। वरुण 40 साल का कुंवारा था। दिन भर मेहनत करके वो अपनी माँ का ख्याल रखता था, लेकिन इस बात से वरुण के बड़े भाई रमाशंकर हमेशा जलते थे। देखा तुमने भाग्यवान, वरुण कैसे माँ को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। वही तो, मैं भी वही कह रही हूँ। सारी जमीन जायदाद वरुण देवर जी के नाम हो जाएगी और आप सबका मुंह देखते रहेंगे। इतना सुनते ही रामाशंकर ने अपने भाई वरुण से कहा, अब और नहीं, बस हुआ। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि इस घर का बंटवारा हो जाए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप पूरे परिवार के साथ खुश नहीं हैं? मुझ में अब और ताकत नहीं है। मैं बस तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सारी बातें उस वक्त विद्यावती सुन रही होती है और वो अपने बड़े बेटे की बातें सुनकर सहमत होती है। गलती मेरी ही है बेटा। इसी घर के आंगन में मैंने तुम्हें तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें खेलने के लिए खिलौने दिए, तुम्हें बोलना सिखाया, और अब जब तुम चलना, बोलना और खेलना सब सीख गए हो तो मेरे और अपने छोटे भाई के जीवन के साथ खेल रहे हो। बहुत खूब। इससे पहले कि रमाशंकर कुछ कह पाता, वहाँ पर एक वकील घर और जमीन के कागजात लेकर आया। आओ वकील साहब, कहिए क्या बात है? जैसा कि हमें पता चला है, सारी धन दौलत तुम्हारे पिताजी घर के बड़े बेटे यानी तुम्हारे नाम पर कर चुके हैं और वरुण के नाम एक छोटी सी कुटिया है बस, जो एक बगीचे के किनारे है। जैसे ही वकील ने कागजात पढ़े, रमाशंकर खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहीं वरुण इस बात से दुखी हो गया। अब तो सुन लिया ना आप लोगों ने, पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ। पटवारी को पैसे खिलाकर तुमने सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रमाशंकर ने अपनी बूढ़ी माँ और अपने छोटे भाई को घर से बेदखल कर दिया। अब विद्यावती और वरुण दर बदर भटकने लगे और अपने पिता के जमीन के छोटे से हिस्से में कुटिया बनाकर रहने लगे। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे संपत्ति नहीं दे पाई। सारी संपत्ति तेरे भाइयों ने छल कपट से ले ली। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? आपका प्यार है ना मेरे पास, और आपके प्यार से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक दिन शाम के वक्त जब रमाशंकर अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने सारी जायदाद का वारिस आपको बनाया है। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हारे सामने वकील साहब ने वसीयत के कागजात पढ़कर सुनाए थे।
अगर ऐसी बात है तो आपका छोटा भाई आपकी माँ के साथ जिस स्थान पर कुटिया बनाकर रह रहा है ना, वो जगह भी आपके पिताजी की ही थी और वसीयत के हिसाब से वो जगह के मालिक भी आप ही हुए ना। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी माँ और भाई को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उन्हें आपकी जगह पर कुटिया बनाकर रहने का क्या अधिकार है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे भी वरुण हमेशा मेरे खिलाफ माँ के कान भरता रहता था। उसे सही सबक सिखाने का अब समय आ गया है। मैं कल ही उन दोनों को वहाँ से भी निकाल दूंगा। अगले दिन रमाशंकर कुटिया के पास पहुँच गया। रमाशंकर की बूढ़ी माँ विद्यावती और उसका छोटा भाई वरुण खुश हो गए। मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें यहाँ पर कोई खुशी नहीं हुई। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुमने भले ही मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया हो, लेकिन मत भूलो मैं एक माँ हूँ और तुम मेरी संतान हो। आज मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। वो सब छोड़िए माँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि आज से तुम कुटिया को खाली कर दो, क्योंकि ये जगह पिताजी की थी और पिताजी ने सारी जायदाद का मालिक मुझे बनाया है, तो अब से ये जगह भी मेरी हुई। इतना कहकर रमाशंकर वहाँ से चला गया और विद्यावती अपने बेटे वरुण के साथ वहाँ से चली गई। माँ, भैया ने तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया। हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत कर बेटा, ईश्वर पर भरोसा रख। तुझे पता है, जब ईश्वर किसी को कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है ना, तब उसे इसी तरह से परीक्षा में डाल देता है। विद्यावती अपने बेटे वरुण के साथ गांव के ही करीब के जंगल की सीमा पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। झोपड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही स्वच्छ और हरा भरा था। माँ, कहीं हम दोनों यहाँ से भी ना निकाले जाएं। चिंता मत कर बेटा, जंगल किसी का नहीं होता। जब इंसान का इस संसार की मोह माया से मन भर चुका होता है तो वो जंगल की ही पनाह लेता है और ये जंगल सबको अपने अंदर समेट लेता है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन अब आगे क्या? भैया ने तो सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, वो सब सही कर देगा। तू एक काम कर, तब तक कोई छोटा मोटा काम कर ले। मुझे विश्वास है ये बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे। तुम सही कहती हो। मेरी उम्र भले ही 40 वर्ष हो, लेकिन मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। कम से कम मजदूरी तो कर ही सकता हूँ। उस दिन के बाद वरुण मजदूरी करने लगा। रोज शाम को वो मजदूरी करके आता और कमाए हुए पैसों को अपनी माँ के हाथ में रख देता। कभी कभी तुझे मुझ पर बहुत ज्यादा क्रोध आता होगा ना कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। इस उम्र में तुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं सोचते माँ, मेरे जीवन में कभी भी दौलत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वरुण का मजदूरी करते हुए अचानक पैर फिसल गया और उसके शरीर पर बहुत सी चोटें आ गई। कुछ मजदूर उसे उसकी कुटिया तक छोड़कर चले गए। वरुण के पैर से खून बह रहा था। कुछ नहीं माँ, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर से खून बहने लगा। बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरा ये पैर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर विद्यावती जंगलों के अंदर चली गई। दरअसल विद्यावती के पिताजी अपने समय के बहुत बड़े वैद्य थे। विद्यावती जब छोटी थी तभी विद्यावती ने जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ही अधिक जान लिया था। कुछ पत्ते विद्यावती वरुण के पास लेकर आ गई और उन्हें पीसकर वरुण की टांग पर मलने लगी। ये क्या है माँ? ये जड़ी बूटियों का लेप है बेटा। आपने जैसे ही इसे मेरी चोट की जगह पर लगाया, बहुत ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा कि दर्द छूमंतर हो गया हो। चिंता मत कर बेटा, सुबह तक तेरे पैर के जख्म का निशान भी गायब हो जाएगा। सुबह जब वरुण उठा तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था।
माँ, मेरे पैर से तो चोट का निशान तक गायब हो गया है। ये काम तो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते। आपने ये कैसे किया? आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है बेटा। इस ज्ञान को मैंने अपने पिता और दादाजी से सीखा था और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, अब कहीं जाकर काम आया। माँ, आप तो जादुई डॉक्टर हैं। इस गांव में और आसपास के गांव में ना जाने कितने लोग डॉक्टर के पास जा जाकर तंग आ चुके हैं। आप तो यहाँ बैठे बैठे उनका इलाज कर सकती हैं। कर तो सकती हूँ बेटा, लेकिन डर लगता है कि कहीं मेरा किया हुआ इलाज असफल हो गया तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ मेरे पिताजी का नाम भी बदनाम हो जाएगा। नहीं माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान इस संसार में बहुत कम लोगों के पास है। जब मुझे फायदा हुआ है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इलाज का फायदा और लोगों को भी जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद वरुण ने सारे गांव में ऐलान कर दिया कि जिस मरीज को किसी डॉक्टर से फायदा ना मिल रहा हो वो उसकी माँ के पास आ सकता है। 3 दिन बाद एक दुबला पतला व्यक्ति विद्यावती के पास वरुण के साथ आया। मेरे पेट में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है माँ जी। मैंने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मगर सबने कहा कि तुम्हारा इलाज नामुमकिन है। तुम्हें अब जीवन भर सिर्फ दूध पीकर ही गुजारना है। अपना हाथ दिखाओ। विद्यावती उस व्यक्ति की नब्ज चेक करने लगी और रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां देती हूँ। तुम सुबह उस जड़ी बूटी को खाना और 3 दिन तक कुछ नहीं खाना। 3 दिन बाद तुम्हें बहुत तेज भूख लगेगी। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो खा लेना। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। 3 दिन बाद वही व्यक्ति वापस आकर विद्यावती से बोला, आपने जैसा कहा था माँ, मैंने वैसा ही किया। मैंने बरसों से देसी घी की पूरी और अरहर की दाल नहीं खाई थी। मैंने पेट भर कर खाई और मुझे कोई समस्या नहीं हुई। अब जाकर अपना डॉक्टर से टेस्ट करवाओ। आपके पास आने से पहले मैं डॉक्टर के पास ही गया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद वो हैरत में पड़ गया। कहने लगा कि ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। तुम्हारा इलाज किसने किया? तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे विद्यावती के हाथ में पकड़ा दिए। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक महामारी फैल गई जिसका इलाज करना नामुमकिन हो गया। एक मरीज खांसता हुआ विद्यावती के पास आया। मुझे बचा लीजिए माई, सारे गांव में महामारी फैल चुकी है। डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। विद्यावती ने उस मरीज का इलाज करना शुरू कर दिया। वो मरीज स्वस्थ हो गया। कुछ ही दिनों में सारे गांव वाले विद्यावती के पास अपना इलाज करवाने आने लगे। विद्यावती के इलाज से सारा गांव स्वस्थ हो गया। सभी लोग अब विद्यावती को जादुई बुढ़िया डॉक्टर के नाम से जानने लगे। कुछ दिन बाद विद्यावती का बेटा रमाशंकर अपनी पत्नी और अपने 7 साल के बेटे टिंकू के साथ आया। टिंकू को देखकर विद्यावती खुश हो गई। कैसे हो मेरे बेटे टिंकू, तुम ठीक तो हो? मुझे आपकी बहुत याद आती थी दादी। मैं पापा से हमेशा कहता था कि मुझे दादी से मिलना है। आज पापा मुझे यहाँ पर लेकर आए। तुम्हारे पापा जरूर यहाँ पर किसी काम से आए होंगे बेटा। तभी विद्यावती ने देखा कि रमाशंकर की आंखों में आंसू थे। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर विद्यावती का दिल तड़प उठा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? मैं यहाँ पर अपने किए की क्षमा मांगने आया हूँ माँ। वरुण ने सही कहा था। मैंने पटवारी को पैसे देकर वरुण के हिस्से की जायदाद भी अपने नाम कर ली थी और मुझे उसकी सजा ईश्वर ने दी। मैं, मेरा बेटा और मेरी पत्नी भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप हम सबको जड़ी बूटियों से ठीक कर देंगी। उस दिन के बाद विद्यावती ने रमाशंकर और उसकी पत्नी और अपने पोते का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर ने रमाशंकर को स्वस्थ करार दे दिया और वो सारा परिवार आपस में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे
और ऐसे ही विद्यावती देश विदेश में चर्चित हो गई। देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टर विद्यावती से जड़ी बूटियों की जानकारी लेने के लिए आने लगे। विद्यावती सभी को जड़ी बूटियों की जानकारी देने लगी और आयुर्वेद के फायदे बताने लगी। बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो। अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा। ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है, पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ? मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं।
ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों। हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ। ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं। क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है। सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है। ये चतुर्वेदी परिवार है। इस परिवार के मुखिया दीनदयाल जी है, जो पेशे से स्कूल के हेडमास्टर है। ये उनकी पत्नी मीना और ये बेटा धीरज, जिसका ट्रकों का बिजनेस है, और ये बहू पूनम। चतुर्वेदी परिवार बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट परिवार है। अरे बहू आओ, शतरंज खेलते हैं। नहीं बाबूजी, हम हमेशा हार जाते हैं। आप इनके साथ खेलिए। हारता तो मैं ही हूँ हमेशा, पर बाबूजी हम खेलेंगे। वैसे भी जब तक पराठे नहीं बनते मेरे पास करने को है ही क्या। आप लगाओ बाबूजी। ये हुई ना बात। बाप बेटे शतरंज खेलने बैठ गए। दीनदयाल जी शतरंज के खेल के उस्ताद थे और मिनटों में उन्होंने धीरज को हरा दिया। आप एक बार भी मेरे लल्ला को जीतने नहीं देते। हमने कहाँ रोका है इसे जीतने से। अगर तुम्हारा लल्ला जीतने के काबिल होगा तो जीत ही जाएगा ना। अब कोई खुद को हरवा के बेटे को जितवा थोड़ी ना सकता है। बाबूजी, हमको तो हारने में भी बड़ा मजा आता है। आपको इस खेल से इतना शौक है कि क्या बताएं। इस खेल से ज्यादा हमें बच्चों को पढ़ाने का शौक है। और हमारे 10 बज गए हैं, हम जा रहे हैं स्कूल। अरे पर बाबूजी, नाश्ता तो करते जाइए। टाइम नहीं है बहू हमारे पास।
1 मिनट रुकिए तो हम डिब्बे में भरकर दे देते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट। पूनम ने हड़बड़ी डिब्बा भरा और दीनदयाल जी चले गए। दीनदयाल जी सरकारी स्कूल के मास्टर थे। भले ही सरकारी स्कूल की हालात खराब थी, पर यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती थी। दीनदयाल जी मन लगाकर पढ़ाते थे। अरे छोटू, तू आज इतनी देरी से क्यों आया? अब वो सर, मैं बगल वाले गांव गया था अपनी दीदी को उसके ससुराल छोड़ने, तो वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, इस बार तुम कक्षा में बैठ सकते हो। अगली बार देर हुई तो हम तुम्हारे बहाने नहीं सुनेंगे। ठीक है। दीनदयाल जी शिक्षा को बहुत सीरियसली लेते थे। वो मानते थे कि स्कूल में बिताया हुआ हर क्षण बहुत जरूरी होता है। इसलिए ना वो खुद देरी से जाते थे और ना ही उनके छात्रों को देरी से आने देते थे। सब कुछ सही चलता जब तक बरसात नहीं आती, पर बरसात आते ही क्लासरूम खाली हो जाता, क्योंकि सरकारी स्कूल की छत टपका करती थी और छत की रिपेयर करने के लिए दीनदयाल जी हर साल सरकारी ऑफिस में अर्जी लेकर जाते थे। आइए आइए दीनदयाल जी। वहीं मैं सोचूं, बरसात शुरू हो गई है, आप अभी तक आए कैसे नहीं? क्या लेंगे, चाय या ठंडा? आप बस हमारे स्कूल की छत रिपेयर करवा दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं लेंगे। ऐसा है ना दीनदयाल जी, हम आपकी अर्जी हर साल आगे भेज देते हैं, पर मंत्री जी आपकी इस अर्जी के लिए फंड ही नहीं सैंक्शन करते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? आप एक बार जाकर शिक्षा मंत्री जी से मिल लीजिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। ठीक है, तो मैं ये अर्जी उन्हें ही दूंगा। दीनदयाल जी ने मंत्री जी का अपॉइंटमेंट लिया और उनसे मिलने पहुंच गए। सर, हम सरकारी स्कूल के मास्टर हैं। हमारी स्कूल की छत पिछले 4 सालों से टपक रही है। हर साल हम सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। कृपा होगी अगर आप एक बार हमारी अर्जी स्वीकार कर लें और अधिकारियों को आदेश दें। जी जी बिल्कुल, हम तुरंत आपके स्कूल की मरम्मत का काम सौंप देंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। धन्यवाद सर। आज दीनदयाल जी खुश थे कि जल्द ही उनके स्कूल की छत की मरम्मत होने वाली थी। वो जलेबियां लेकर घर पहुँचे। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत खुश हैं? खुशी की बात ही है, आज हम शिक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं। उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब जल्द ही स्कूल की छत रिपेयर होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, आप वापस दिन भर स्कूल में रहेंगे तो यहाँ हमारी परेशानी कम होगी। क्या? ये खबर सुनकर पूरा परिवार खुश था। सब जानते थे कि दीनदयाल जी को शिक्षा से कितना प्रेम था। इस बात को कुछ दिन बीत गए। अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए पता लगाने के लिए दीनदयाल जी वापस सरकारी ऑफिस गए। क्या हुआ दीनदयाल जी, आज आप वापस यहाँ? हम मंत्री जी को मिलकर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देकर मरम्मत का काम शुरू करवाएंगे, लेकिन अब तक कुछ शुरू नहीं हुआ। हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली ऊपर से। लगता है मंत्री जी ने आपकी बात सुनी भी और भूल गए। क्या? हम अभी उनके पास जाकर उन्हें याद दिलाकर आते हैं। कोई फायदा नहीं दीनदयाल जी, मंत्री जी फॉरेन ट्रिप पर गए हैं 1 महीने के लिए। 1 महीना? बाप रे, तब तक स्कूल बंद रखना पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है। दीनदयाल जी मायूस हो गए। दीनदयाल जी ने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। अब क्या बाबूजी? पता नहीं, सोचे थे जल्द ही स्कूल शुरू होगा, पर लगता नहीं है। दीनदयाल जी का उदास चेहरा देखकर धीरज और पूनम को बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों उनकी मदद करना चाहते थे। बाबूजी, आप किसी और जगह क्लास चला नहीं सकते क्या? पर कहाँ? इतनी बड़ी जगह कहाँ है इस गांव में? हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। धीरज सोच ही रहा था कि उसे ट्रक के कंटेनर का याद आया। बाबूजी,
ट्रक के कंटेनर में क्लास चलाएं तो? ये कैसे संभव है? आपने ट्रक के कंटेनर में ऑफिसेज देखे होंगे, तो अंदर कक्षा भी बना सकते हैं। जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं हो जाती है, कम से कम बच्चे पढ़ तो पाएंगे। क्या ये संभव है? जरूर। अगले दिन धीरज अपना ट्रक गांव के अंदर ले आया। इस ट्रक पर एक कंटेनर था। धीरज ने कंटेनर के अंदर ब्लैक बोर्ड लगवाया और लाइट और पंखे भी, और एक ही दिन के भीतर विशाल ट्रक स्कूल तैयार हो गया। लीजिए बाबूजी, आपका ट्रक स्कूल तैयार है। अगले ही दिन से गांव के सारे बच्चे ट्रक स्कूल में पढ़ने आने लगे। अब बरसात की कोई परेशानी नहीं थी। दीनदयाल जी एक बार फिर बच्चों को पढ़ाने लगे और उन्हें खुश देखकर उनका परिवार भी बहुत खुश था। पूरी बरसात सरकारी स्कूल ट्रक स्कूल के अंदर ही लगता रहा। आखिर बरसात के अंत में सरकार ने सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया। दीनदयाल जी खुश थे कि किसी भी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकी थी। उम्मीद है अगले साल इस गांव को विशाल ट्रक स्कूल की जरूरत ना पड़े। उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम? मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाले बेंच पर हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाओ, तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया। आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा तुमने। हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती हैं। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा।
सर, आखिर तो ये बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर, वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं।